ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पल्वराइज फ्यूल फायरिंग सिस्टम को पढ़ चुके थे, तो उसके आगे यूनिट सिस्टम और सेंट्रल बिन सिस्टम को देखेंगे। देन उसके बाद हम फायरिंग सिस्टम को देखेंगे, कैसा फायरिंग सिस्टम हमारा होता है और किस टाइप के अरेंजमेंट उसके लिए होते हैं। तो यूनिट सिस्टम की क्या खास बात है, देखिए यूनिट सिस्टम में क्या है, एक आपका रो कोल बंकर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में और एक गेट दिया हुआ है और ये फीडर है। यहाँ कोल बंकर वो जहाँ पे आपने कोल कलेक्ट कर रखा है और गेट वो पैसेज होगा जहाँ पर आप कंट्रोल करेंगे अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कोल कितना आप सप्लाई कर रहे हैं। फीडर का काम क्या है कि जो प्रीहीटेड एयर होगी या फ्लू गैसेस मींस हाई टेम्परेचर की जो गैस होगी उसे हम पास कराएंगे जो आपका कोल आ रहा होगा उसके थ्रू। तो यहाँ फ़ायदा क्या होता है कि हम प्रीहीट कर चुके रहते हैं अपने जो भी इनपुट वाला कोल होगा हमारे पास, उसे हम फ्यूल को प्रीहीट कर देंगे। देन पल्वराइजिंग मिल में जाएगा। पल्वराइजिंग मिल का काम क्या है, याद करिए मैंने बताया था। पल्वराइजिंग का मीन्स मतलब ये होता है कि वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स कि जैसे अगर हम ये देखें कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज साइज के जो कोल थे उसे हम स्मॉल स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स पाउडर फॉर्म में। वो काम पल्वराइजिंग मिल में होगा। देन एक सेपरेटर लगाए रहते हैं। सेपरेटर का काम क्या होता है कि ये फोर्स करता है, अगर कुछ मान लीजिए कुछ एयर पार्टिकल्स है तो उससे सेपरेट आउट कर सके और बाकी रेस्ट को वो फोर्स कर सके कहाँ पर, बर्नर की तरफ। तो प्रीहीटेड सेकेंडरी कोल जो आपके पास, जो आपने प्रीहीटेड एयर की वजह से कोल को प्रीहीट किया था, वो आपका प्रीहीटेड एयर सीधे बर्नर में चला जाता है, जहाँ पर आप एक सेकेंडरी एयर को पास कराते हैं बर्निंग के लिए और वो बर्नर आपका फर्नेस में हीट प्रोड्यूस करता है। तो हमने ये देखा इसमें हो क्या रहा है कि एक सिस्टम था जहाँ से कोल आया और बर्नर तक गया। ये एक सिंगल सिस्टम था, यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हैं इसमें। अब सेंट्रलाइज सिस्टम में थोड़ा सा यही लार्ज स्केल पे होगा जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। जहाँ यहाँ पर जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। किन टर्म में फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है, जब हम सेंट्रल सिस्टम और बिन सिस्टम, बिन मीन्स BIN, सेंट्रल और बिन सिस्टम को पढ़ेंगे, देन हम उसमें देखेंगे। In this system, each burner or group of burners and pulverizers constitute a unit. इसमें जो बर्नर और ग्रुप ऑफ बर्नर, एक या एक से ज़्यादा जो बर्नर होंगे और पल्वराइजर जो होगा उसे हम यूज़ करेंगे एज अ यूनिट। क्रश्ड कोल इज फेड टू द pulverizer through feed at a variable rate governed by the pulverizer through feed at a variable rate governed by the combustion requirement of furnace and steam generating rates required in the boiler। समझ में आया? मतलब ये हमारा था जो हमने फीडर और जो कोल की बात की थी, जो क्रश्ड कोल आ रहा था, और फीडर मींस जहां पर आपने प्री हीटेड एयर को पास किया था दोनों को प्री हीट करने के लिए कोल को, उसके बाद जो कम्बशन प्रोसेस में गया था, तो उसकी बात कर रहा है कि वो कैसे पल्वराइजर से एक फर्नेस तक जाएगा और फिर स्टीम जनरेशन के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है। हॉट एयर और फायर गैसेस आर पास थ्रू द फीडर टू द टू ड्राई द कोल बिफोर फीडिंग द पल्वराइजर। हॉट एयर पास करेंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हॉट एयर पास करते हैं ताकि प्रीहीट कर सकें किसको, कोल को। टू ड्राई द कोल बिफोर फीडिंग टू द पल्वराइजर, पल्वराइजर से पहले। द pulverized coal is carried from the mill with the help of primary air fan। पल्वराइज्ड कोल जो था वो मिल की हेल्प से प्राइमरी एयर फैन तक पहुंचेगा। This further carries the coal through short delivery pipe to the burner। The secondary air is supplied to the burner before entering the fuel into the combustion chamber। Proper combustion के लिए secondary air को supply करते हैं। Next कुछ advantages हैं, कुछ disadvantages हैं। देखते हैं क्या है। इट इज सिंपल इन लेआउट एंड चीपर देन सेंट्रल सिस्टम। सेंट्रल और बिन सिस्टम अभी हम देखेंगे। क्यों चीपर है? क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट के लिए काम कर रहा है, इसलिए ये सिंपल लेआउट और चीपर होता है। क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, इट मीन्स उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं हमारे काम करने के लिए। उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐड ऑन हो जाएंगे जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए उसके पास लेआउट उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा एज कम्पेयर टू यूनिट सिस्टम। The coal transportation system is simple। coal transportation system जो होगा वो काफ़ी सिंपल होगा। कोल को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह सिंपली हमें ट्रांसपोर्ट करना है। उसके लिए हमारे पास कन्वेयर बेल्ट होते हैं विद इन द सिस्टम, विद इन द प्लांट। कन्वेयर बेल्ट का यूज़ कर लेते हैं, या हमारे पास जो मैनुअल ऑपरेशन करने के लिए कुछ मैनुअल ऑपरेटर रखे रहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं इसको मूवमेंट ऑफ कोल के लिए। इट अलाउज डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कम्बशन फ्रॉम द पल्वराइजर। ये अलाउ करता है डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कम्बशन। ये डायरेक्ट
जो कंबशन हो रहा है पल्वराइजर से उसे कंट्रोल कर सकता है। द मेंटेनेंस चार्जेस आर लेस एज स्पेयर्स रिक्वायर्ड आर लेस। जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो कम है एज कंपेयर टू स्पेयर्स रिक्वायर्ड आर लेस। इस यूनिट सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि अभी हम दूसरा सिस्टम देखेंगे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होने के बाद भी उसमें मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें जो हमारे इक्विपमेंट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। इन द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टोकर्स द ओल्ड कन्वेयर सिस्टम कैन बी यूज्ड। जो हमारे पास स्टोकर का रिप्लेसमेंट है उसमें ओल्ड कन्वेयर, कन्वेयर मीन्स वही जो कोल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मूवमेंट करा रहा है उसकी यूज कर सकते हैं। कोल विच रिक्वायर्स ड्राइंग फॉर satisfactory function of the central system is generally supplied without drying in the unit system. It affords better control of fuel feed into the furnace. बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। देखा हमने गेट सिस्टम लगा रखा है तो हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट कितना सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारा स्टीम जनरेशन होगा। Disadvantages of unitized system. The mill operates at variable load as per load on the power. मिल ऑपरेट कर रहा है वेरिएबल लोड पे एज पर लोड ऑन द पावर। जितनी भी पावर होगी उसके हिसाब से हमारा वेरिएबल लोड पे काम कर सकता है। द टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑल मिल्स मस्ट बी हायर देन फॉर द सेंट्रल सिस्टम। ये टोटल कैपेसिटी होती है ऑल मिल की मस्ट बी हायर देन फॉर द सेंट्रल सिस्टम with the load factor common in practice. The degree of flexibility is less than that of central system. ये बार बार central system की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि हम यूनिट और सेंट्रल दो ही की बात करेंगे। यूनिट मीन्स सिंगल सिस्टम और सेंट्रल मीन्स एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का आपस में। तो अभी हम सेंट्रल को देखेंगे तब हमें ये जो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं, डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है उसमें ज़्यादा होती है, ये अभी हमें दिख जाएगा। In event of failure of the auxiliaries of one of the burner has to put off as there is no reserve capacity. अगर आप मान लीजिए किसी वजह से कोई फेलियर हो जाता है ऑक्सिलरी ऑफ वन ऑफ द बर्नर, मान लीजिए एक से ज़्यादा बर्नर लगे हैं, कोई एक बर्नर बंद हो जाता है, मीन्स उसमें कोई भी फायर नहीं है। द बर्नर हैज़ टू पुट ऑफ, बर्नर बंद हो गया मीन्स कोई फ्लेम नहीं है। एज देयर इज नो रिजर्व कैपेसिटी, कोई रिजर्व कैपेसिटी नहीं होने की वजह से। The fault in preparation unit may put the entire steam generator out of use. अगर fault preparation unit की वजह से पूरा steam generator out of use हो जाएगा आपका। Strict maintenance is desired as the operation of the plant directly depends upon the pulverizing mill. There is excessive wear and tear of the fan blades as it handles air and coal particles. Next है हमारा central और bin system. सेंट्रल और बिन सिस्टम की हम बात करें तो अभी हमने यूनिट सिस्टम को देखा है, और यूनिट सिस्टम में हमने देखा कि सिंगल कोल आपका बंकर था जो रॉ कोल को आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था। चूंकि यहाँ गेट लगा था हम गेट के थ्रू कंट्रोल कर पा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल सिस्टम में क्या है, देखिए रॉ कोल बंकर आपका जैसे वहां था वैसे यहाँ पे भी है, गेट का अरेंजमेंट वैसे ही है, फीडर आपका वैसे ही है, हॉट एयर इन कराएंगे कोल्ड एयर आउट, एक प्रोसेस हो गया आपका। ये वो प्रोसेस था जो सेम था। नेक्स्ट आपने वहां पर देखा था पल्वराइजर लगा था और यहाँ पे बर्नर लगा था, तो ये प्रोसेस भी सेम हो गया। मींस जो बीच में अरेंजमेंट आया आपका, ये बीच का अरेंजमेंट एक्स्ट्रा हो गया, बीच का अरेंजमेंट आपका एक्स्ट्रा हो गया। क्या क्या है देखते हैं। इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन, साइक्लोन सेपरेटर, कन्वेयर, सेंट्रल पल्वराइज्ड फ्यूल बंकर, बाकी ये सारी चीजें सेम है। सेंट्रलाइज देखिए एक सिस्टम लगा है हमारा, कोल साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू कन्वेयर बेल्ट पे एक साइड पहुंचेगा। अब चूंकि कन्वेयर बेल्ट हमारा रोटेट करता होगा हमेशा, तो जो भी कोल हमारा यहाँ पर ड्रॉप होगा, ड्रॉप डाउन होगा, उसे हम यहाँ पर बेल्ट के मूवमेंट से इस सेक्शन पे ले आएंगे। इट मीन्स हम लेफ्ट टू राइट मूव कर चुके होंगे। देन एक सर्टेन कंडीशन पे हमारा जो कोल होगा वो इस सेक्शन से नीचे सेंट्रलाइज पल्वराइज सेंट्रल पल्वराइज फ्यूल बंकर में कलेक्ट हो जाएगा। देन ये सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कहाँ पर, पल्वराइज फ्यूल फीडर में। फ्यूल फीडर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा कोल यहाँ पर आएगा और यहाँ से ही हम फोर्स करेंगे ड्रॉट फैन के थ्रू कि हमारा एयर जो है और कोल का मिक्सचर मींस एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है सेकेंडरी एयर के थ्रू बर्नर में चला जाए फॉर बर्निंग के लिए, जो एक फर्नेस होगा।
ओके, तो हमने ये देखा है कि हमारे पास ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है साइक्लोन सेपरेटर का काम क्या हो गया कि जब आप एक फ्यूल को ऊपर से इंट्रोड्यूस करा रहे, सपोज यहाँ से हमने फीडर की हेल्प से हमने कोल को यूज किया, उसे हॉट एयर पास किया, प्रीहीट किया, देन हम उसे मिल की हेल्प से पल्वराइज करेंगे और फिर यहाँ साइक्लोन सेपरेटर में इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये जो ड्रॉट फैन है ये फोर्स करेगा ऊपर की तरफ, देन जब हम मूवमेंट करते हुए साइक्लोन सेपरेटर में मूव करेंगे तो साइक्लोन सेपरेटर का काम ये होता है, साइक्लोन आपने नाम सुना हुआ है, टीवी में देखा होगा, एक साइक्लोन का एक स्विर्ल एक्शन होता है, मींस उसका जो मोशन होता है वो स्विर्ल कंडीशन की तरह होता है। जब आप उसे मोशन देते हैं तो उसके पार्टिकल्स एक जगह कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्रेश जो कोल होगा हमारा फ्यूल वो मिलने लगता है और अदर पार्टिकल सेपरेट डाउन हो जाएंगे। तो जो फ्रेश होगा वो कोल कन्वेयर बेल्ट पे आएगा, देन कन्वेयर बेल्ट से हम उसे कलेक्ट कर लेंगे बंकर में। तो ये एक प्रोसेस हो रहा है। अब इसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं वो देख लेते हैं। द क्रश्ड कोल इज फेड टू द ड्रायर। क्यों वही क्रश्ड कोल? क्योंकि भाई कोई मॉइस्चर कंटेंट हो तो उसको हम मूव कर सके, रिमूव कर सके from the raw coal bunker of by gravity. The drying of coal is effected either by using hot gases, preheated air or blade steam. The dried coal is fed to the pulverizer with the help of feeder. जो dried coal होगा उसको हम feed कराएंगे with the help of feeder. The pulverized coal is carried from the pulverizer mill with the help of air and it is separated in the cyclone separator. जो pulverized coal था वो हम pulverizer mill में इंट्रोड्यूस कराएं, देखिए यहाँ से है, और जो यहाँ हमने किया सब कुछ ये मिल के थ्रू होते हुए फिर साइक्लोन सेपरेटर में आया, इसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। द सेपरेटेड pulverized coal is transferred to the central bunker, उसी को बिन की बात कर रहे हैं। With the help of conveyor, the central system uses practically all the equipments used in the unit system with higher capacity of each part. हर पार्ट के लिए हायर कैपेसिटी होगी। Storage bins are also used in addition to the other equipments. This bin may contain from 12 to 24 hours. ये बिन हमारा 12 से 24 घंटे के लिए काम कर सकता है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास बिन था वो कंटेन करता है 12 से 24 घंटे के लिए। सप्लाई ऑफ पल्वराइज्ड कोल, द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ दिस सिस्टम लाइज बिटवीन 15 टू 25 किलोवाट आवर पर टन ऑफ कोल पल्वराइज्ड। इट मींस जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 15 से 24 किलोवाट आवर पर टन का होता है। याद करिए मैंने पिछले कुछ लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम यूनिट को एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो हम किलोवाट आवर में कैलकुलेट करते हैं, ना कि किलोवाट में। तो हम ये देख सकते हैं कि वो 15 टू 25 किलोवाट पर आवर पर टन, सॉरी 15 टू 25 किलोवाट आवर पर टन ऑफ कोल पल्वराइज होगा, ठीक है, यूज होगा इसमें। किसमें? सेंट्रल बिन सिस्टम में। कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, कैसे हम देखते हैं कि ये आपका यूनिट सिस्टम से अच्छा है, तो उसके लिए कंपैरिजन इसका है। जैसे वहां पे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हमने देखा था। द सेंट्रल सिस्टम इज फ्लेक्सिबल एंड चेंजेस कैन बी मेड टू अकोमोडेट क्विक चेंज इन डिमांड। इजिली है, बहुत फ्लेक्सिबल है, इसकी वजह से हम इसमें क्विक चेंज, अगर आपका लोड डिमांड में अगर वेरिएशन आ रहा है तो वो बहुत जल्दी इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ सप्लाई ऑफ फ्यूल अवेलेबल इन रिजर्व इन द बॉयलर bunker, since any mill can be used to supply any boiler. The outage of parts of the mills or even a short outage of entire pulverizing plant will not cause a boiler plant outage. याद करिए पिछले वाले में अगर एक सेक्शन बंद होता था तो हमारा पूरा प्लांट को बर्नर को बंद करना था, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि अगर किसी वजह से एक सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उससे दूसरे से पूरा कर सकें। There is greater degree of flexibility as the quantity of fuel and air can be separated controlled. There is greater degree of flexibility as the quantity of fuel and air can be separately controlled. The pulverizers always runs at its rated load irrespective of the load on the plant. Means rated load पे काम करेगा irrespective of load on the plant. वो उससे नहीं मतलब है कितना लोड जा रहा है। इट मीन्स हमारे पास वेरिएशंस की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी होगी। देयरफॉर इट्स पावर कंजम्पशन पर टन ऑफ कोल क्रश्ड पर आवर इज लेस।
Burners can be operated independently of the operation of coal preparation. The pulverizers can be shut down with when sufficient reserve capacity has been achieved. ऑटोमेटिकली हमारा शट डाउन हो जाएगा पल्वराइजर जब सफिशिएंट रिजर्व कैपेसिटी अचीव कर ली जाएगी. द सेम कैन बी यूज ड्यूरिंग पीक लोड कंडीशन. रेटेड कैपेसिटी के लिए हो, रिजर्व कैपेसिटी के लिए हो या पीक लोड के लिए हो, जब ये दोनों अचीव हो जाएंगे देन वो ऑटोमेटिकली वो शट डाउन हो जाएगा. क्या? पल्वराइजर. द फैन हैंडल्स ओनली एयर, therefore there is no problem of excessive wear of fan blades because एयर सिर्फ कंटेन करेगा और एयर की वजह से कोई और उसमें चूंकि लिक्विड क्वांटिटी नहीं है या फ्यूल नहीं है तो वो डायरेक्ट इम्पिंजमेंट जो होगा उस फैन के ब्लेड्स पे वो कम होगा, जिसकी वजह से एक्सेसिव वियर जो फैन ब्लेड पे होना है वो कम होगा. वो एक्सेसिव वियर की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मूविंग कंपोनेंट होने की वजह से भी. इट ऑफर्स गुड कंट्रोल ओवर द फाइननेस ऑफ कोल. जो फाइननेस ऑफ कोल है, जो हमने बताया था कुछ माइक्रोन ऑफ साइज रहेगा, कुछ मिलीमीटर हम आपसे कहते हैं, मिलीमीटर नहीं और कम होता है. तो सपोज हम मिलीमीटर की बात करें तो अगर जितनी हमें रिक्वायरमेंट है वो बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट रहेगी, जिसकी वजह से हमें जो हीटिंग कंटेंट है वो बहुत अच्छा मिलेगा. मोर लैटिट्यूड इज प्रोवाइडेड इन द अरेंजमेंट ऑफ द बंकर. द बॉयलर एसेसरीज आर अनऑब्स्ट्रक्टेड. द लेबर रिक्वायर्ड इज लेस. जो हमें लेबर रिक्वायरमेंट है वो कम चाहिए. द बॉयलर एसेसरीज आर अनऑब्स्ट्रक्टेड है. द मिल कैपेसिटी इज लो as it always works at rated load, but additional equipment needed for separating air from pulverized coal before storing in the bin, and the conveying system itself offset the economy of lower mill capacity. Presently, the central system has been discarded in favor of unit system owing to building requirements, high initial cost and complications in the most of the parts. कुछ डिसएडवांटेजेस है. वो डिसएडवांटेजेस क्या है? द इनिशियल सेटअप कॉस्ट इज हाई एंड ऑक्यूपाइज अ लार्ज स्पेस. जो सेंट्रल सिस्टम है उसकी डिसएडवांटेज ये है कि वो लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और चूंकि हमारे पास वेरिएशन है सेटअप में तो इनिशियल कॉस्ट भी ज्यादा होगा. द पावर कंजम्पशन ऑफ ऑक्सिलरी इज हाई. जो ऑक्सिलरी हमारे पास लगे होंगे उसका पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होगा. ऑक्सिलरी है, इट मीन्स कि वो सिस्टम के सेफ्टी के लिए नहीं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिस्टम को और एफिशिएंट बनाने के लिए लगाए गए. इट मीन्स वो और पावर को कंज्यूम करेगा. Therefore, the overall power consumption per ton to coal handle is higher than the unit system. इस वजह से वो इंक्रीज कर जाएगा. क्या? कोल कंजम्पशन जो था, पावर कंजम्पशन पर टन टू कोल, ये इंक्रीज कर जाएगा. There is possibility of fire hazards due to the stored pulverized coal. पॉसिबिलिटी है कि जो फायर हैजार्ड्स हैं वो स्टोर्ड कोल में हो सकते हैं, क्योंकि पल्वराइज कोल है, अगर उससे थोड़ा सा भी 1% भी चांस होगा तो उसके चांसेस 1 ना होकर वो मान लेते हैं हम 100% है, क्योंकि अगर जरा सा भी उसने फायर कैच किया तो पूरे पल्वराइज कोल को बहुत इजीली उसमें आग लग सकती है. द कोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. क्योंकि बार बार मूवमेंट कराना है एक साइक्लोन सेपरेटर से फिर कन्वेयर बेल्ट पे फिर सेंट्रल बिन में, तो ये जो मूवमेंट है बार बार कोल का ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता है सिस्टम को, क्योंकि हम कई प्रोसेस से होके आ रहे हैं. ड्रायर्स आर एसेंशियल. ड्रायर्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो जो मॉइस्चर कंटेंट है उसे रिमूव करेगा, तो वो उसकी जरूरत हमें पड़ती है. द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर हायर देन द यूनिट सिस्टम ऑफ स्पेस कैपेसिटी. आपने देखा लार्ज स्पेस चाहिए, इनिशियल सेटअप कॉस्ट ज़्यादा है, इट मीन्स कि मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी हमारी. द बिन सिस्टम इज नॉट फेवर्ड इन मॉडर्न पावर स्टेशंस ऑन अकाउंट ऑफ डेंजर फ्रॉम एक्सप्लोजन ऑफ कोल, एयर मिक्सचर एंड tendency of the stored pulverized fuel to cake. In addition to this, maintenance cost, losses through vent, capital cost and operating costs are all against system. Consequently, the unit system is adopted universally for all high capacity installation. Okay, चलिए आगे देखते हैं. एक बर्नर की बात करते हैं. बर्नर हमारे पास क्या है? बर्नर की बात, जो बर्नर अभी हम देख रहे थे, जैसे ये बर्नर आपने यहाँ देखा राइट साइड में, ये बर्नर है आपका, और सिमिलरली यूनिट सिस्टम में हमने बर्नर यहाँ लगा रखा है एक फर्नेस में. तो वो बर्नर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं अगर कोई सिस्टम हमारे पास है, तो कैसा हो सकता है वो बर्नर, ऑपरेटिंग कैसी होती है उसकी वो देख लेते हैं. डायग्राम के थ्रू देखेंगे, बहुत डीप नहीं जाना है. लॉन्ग फ्लेम बर्नर, जो यू फ्लेम बर्नर होगा
देखिए लॉन्ग फ्लेम है, जिसकी वजह से जब आप फ्लेम को नीचे की तरफ पुश करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि हाई एनर्जी टू लो एनर्जी ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू होता है। तो जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो उधर डायरेक्शन में मूव करता है। तो जब भी आप फ्लेम को नीचे की तरफ फोर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। आपको नहीं कुछ करना, वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव करेगा until and unless हम उसे कोई और डायरेक्शन देना। In this burner, air and coal mixture travels a considerable distance, thus providing sufficient time for complete combustion. मैंने आपको पिछले स्प्रेडर स्टोकर में भी बताया था कि हम लार्ज डिस्टेंस कवर करते हैं फ्यूल को कंबशन कराने के लिए। तो जो लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वही है कारण कि वो हमारा फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाता है बहुत इजीली। ठीक है, कोल और प्राइमरी एयर आपने यहाँ से देखा, यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं जो कि उससे मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करेगा। देन सेकेंडरी एयर फॉर कंबशन सप्लाई करते हैं और हमारा कंबशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। चूंकि हमने यू फ्लेम बर्नर इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा जो फ्लेम है ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिसकी वजह से यू शेप बनता है। इसे हमने यू फ्लेम बर्नर इसका नाम दिया। शॉर्ट फ्लेम बर्नर की बात करें, टर्बुलेंट बर्नर है। इन दिस बर्नर फ्लेम एंटर्स द फर्नेस हॉरिजॉन्टली एंड सेकेंडरी एयर डाइवर्ट्स द फ्लेम पाथ। इस बर्नर में फ्लेम एंटर करता है फर्नेस में हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मींस लेफ्ट टू राइट एंड आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, बट हम इस फिगर में देखें तो लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं। एंड सेकेंडरी ईयर डाइवर्ट्स द फ्लेम पाथ। सेकेंडरी ईयर हमें हेल्प करता है कि हम उसे डायरेक्ट कर सके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां हमें फ्लेम की रिक्वायरमेंट है। तो सेकेंडरी ईयर का काम ये हो जाता है। टेंजेंशियल बर्नर किसे कहते हैं? देखिए आपके पास सपोज मान लीजिए हमने रेक्टेंगल सिस्टम या स्क्वायर सिस्टम बना रखा है। तो स्क्वायर सिस्टम है क्या? तो स्क्वायर के हर कॉर्नर पे एक बर्नर लगा रहता है। जो चारों तरफ से चार कॉर्नर होंगे हमारे, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, तो वो टेंजेंशियली एक्ट करता है। टेंजेंशियल किसके होता है? सेंटर में जो फ्यूल हमारा बर्न होगा उसके टेंजेंशियली हम एक नोजल लगाए रहते हैं। एक नहीं, चार नोजल लगाए रहते हैं। चार मीन्स हर कॉर्नर पे, और वो टेंजेंट होता है। तो वो जो बर्नर फ्लेम प्रोड्यूस करता है उस प्रोसेस को हम टेंजेंशियल बर्नर कहेंगे। ठीक है, साइक्लोन बर्नर की बात करें तो साइक्लोनिक इफेक्ट मींस जो हमारे जो अनवांटेड पार्टिकल्स होंगे उसे सेपरेट डाउन करते हुए वो एक मोशन देगा कुछ इस तरह का, और वो मोशन के थ्रू वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो कोल एंड प्राइमरी ईयर आपने देखा ऊपर से उसे फीड किया जा रहा है, फर्नेस में गया, वो साइक्लोनिक एक्शन होता है। देन जो मोल्टन स्लैग होगा वो बाहर की तरफ ड्रॉप डाउन हो जाएगा एंड देन हमारा बर्नर जो है फ्लेम को पास कर देगा फर्नेस में। ठीक है, ये बर्निंग के कुछ टेक्निक हैं जो टेंजेंशियल बर्नर साइक्लोन बर्नर की बात कर रहा है। अब ऐश हैंडलिंग प्लांट है। ऐश हैंडलिंग हम लोग कल देखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐश हैंडलिंग का काम क्या है, रफ डायग्राम देख लेते हैं, बस एक आपको यूज बता देता हूँ। ऐश हैंडलिंग मतलब समझ में आपको आ ही रहा होगा कि ऐश मतलब राख और हैंडलिंग मतलब उसे मैनेज करना है आपको। तो जब भी आप कोल बर्न कराएंगे, तो सपोज आपने कोल बर्न कराया, तो बर्न करने के बाद हुआ क्या, वो बर्न करने के बाद सारा अमाउंट तो जल गया, अब वो बचा क्या, सिर्फ ऐश। तो उस ऐश का क्या करना चाहिए? क्या वो आपके सिस्टम को हार्म नहीं पहुंचाता है? जब आप बर्न करते हैं तो ऐश पार्टिकल्स भी उठ करके अपने बॉटम सरफेस से कभी कभी फ्लेम के साथ, चूंकि काफी हाई प्रेशर रहता है और हाई प्रेशर मूवमेंट की वजह से, या आपने कोई फैन लगा रखा है तो उस फैन की वजह से ऐश जो होते हैं, राख जो होती है, वो उड़ करके अदर इक्विपमेंट में जा सकती है। उस प्रोसेस जो भी उस प्रोसेस में आ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए किसी कोई फर्नेस में कलेक्ट हो गया, फर्नेस के बाहर अगर हमने कोई ऐसे पैसेज मिल गया, या कहीं पर भी कोई एक ऐसा पैसेज या कोई कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट हो जहां पर ऐसी चीजें हो रही है, तो वहाँ कलेक्शन हो जाएगा ऐश का। तो हमको जो स्टीम जनरेट होती है उसमें ऐसा इंश्योर करना पड़ता है कि वो हमारी स्टीम ऐश से फ्री हो। ऐश फ्री हो मींस उसमें हमारे जो ऐश पार्टिकल्स है वो स्टीम में ना जाए। अदरवाइज जैसे स्टीम हमारे रैंकाइन साइकिल में एंटर करता है, अगर ऐश भी उसके साथ एंटर करने लगेगा, देन हमारी जो टरबाइन ब्लेड्स है वो डैमेज कर जाएंगे। तो टरबाइन ब्लेड का डैमेज होने मींस प्लांट का शटडाउन होना। प्लांट शटडाउन होने का मतलब है पूरा पावर प्लांट बना, पावर सप्लाई कट हो जाएगी। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, हमें बहुत ज़्यादा पैसों का कॉस्ट, हमें नुकसान होगा, जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम ऐश हैंडलिंग के लिए भी व्यवस्था करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं सिस्टम में, ताकि हमें ऐश हैंडलिंग बहुत इजीली हो जाए। तो कुछ वो सिस्टम होंगे जिससे हम डिस्कस करेंगे। ऐश हैंडलिंग देखना है, आगे देखते हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है।
बहुत इजी है, मैकेनिकल है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। बस एक हमें बस एक लेआउट देखना है कि सारी चीजें हैं क्या, बाकी आप ये सारी चीजें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। डस्ट कलेक्शन, डस्ट कलेक्शन मींस डस्ट कैसे कलेक्ट करेंगे, मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके AKTU में आया हुआ है। डस्ट कलेक्शन क्या है, कैसे प्रोसेस होते हैं, तो ये 3 डायग्राम के थ्रू आप उसे बताएंगे, अभी देखा जाएगा, ऐसे समझेंगे क्या है। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हमारे पास जो टेक्निक्स है उसके बेसिस पे ये कुछ ग्राफ के थ्रू है कि कितना परसेंट कलेक्ट होता है, पार्टिकल साइज कितनी होती है, डस्ट की बात कर रहे हैं। जनरल लेआउट ऑफ ऐश हैंडलिंग एंड डस्ट कलेक्शन सिस्टम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लेआउट की बात कर रहा है। फ्लाई ऐश एक जगह मुझे मिला था कुछ, फ्लाई ऐश क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। फ्लाई ऐश का मतलब समझ में तो आपको आ ही रहा होगा, बहुत इजी टॉपिक होते हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज करना होगा जिसकी वजह से एक बार दिमाग में बैठा रहे, ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए हमारे पास चीज़ें रहें। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब किसी को कुछ पूछना हो तो वो इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कोल फायरिंग को पढ़ा है, कोल फायरिंग में हमने स्टोकर्स के बारे में पढ़ा, अंडर फीड स्टोकर्स, ओवर फीड स्टोकर्स, और हमने सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल की बात की थी, बट हमने सिर्फ सॉलिड फ्यूल का जिक्र किया है स्टोकर को लेकर के। हमने स्टोकर लिया था, ओवर फीड स्टोकर था, देखिए। देन हमने अंडर फीड स्टोकर लिया, और अंडर फीड स्टोकर लिया। ओवर फीड में हमारे पास ट्रेवलिंग ग्रेड था एंड स्प्रेडर स्टोकर था, दोनों का वर्किंग हमने देखा था कैसे हो रहा, डायग्राम बहुत सिंपल था। सिमिलरली हमने अंडर फीड देखा था, देन आफ्टर हमने सिंगल रिटॉर्ट एंड मल्टीपल रिटॉर्ट देखा था। तो ऑन एन एवरेज आज आपका बॉयलर से रिलेटेड चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। कल हम लोग ऐश हैंडलिंग एंड डस्ट कलेक्शन पढ़ लेंगे, तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग सिर्फ एक लेक्चर और करेंगे जिसमें हम लोग स्टीम पावर प्लांट का लेआउट देखेंगे, कुछ उसके जो और रिक्वायरमेंट होती है वो देखेंगे। तो वो सब चीज़ें क्लियर होंगी क्या है फिर। जो मल्टी रिटॉर्ट था, आपको मैं बता दूं, मल्टी रिटॉर्ट स्टोकर्स कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट रिटॉर्ट्स फॉर पुशिंग कोल एंड ट्यूअर्स बॉक्सेस फॉर सप्लाइंग एयर। द कोल फॉलिंग फ्रॉम द हॉपर इज पुश्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग रैम ड्यूरिंग द इनवर्ड स्ट्रोक। तो ये सारी चीज़ें हैं जहां पर हम ये देख पाते हैं कि कैसे हम इसको ऑपरेट कर रहा है। तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें और जानना नहीं है। इसमें आपने देखा था कि द ऐश इज कलेक्टेड एट द अनदर एंड ऑफ एज शोन इन फिगर। तो ये हम देख सकते हैं, इसमें कोई हम लोगों ने इसको समझ रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस पर और कुछ जानना है। थोड़ा सा और 2-3 लाइन, जैसे कि मान लीजिए द अमाउंट ऑफ कोल एंड एयर प्रेशर इन मेन विंड बॉक्स इज वेरीड टू मीट द वेरिएबल लोड डिमांड, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम पुशर्स को यूज़ कर सकते हैं। द नंबर ऑफ रिटॉर्ट्स में वेरी फ्रॉम 2 to 20 विथ कैपेसिटी ऑफ फ्रॉम 300 to 200 kg पर आवर पर रिटॉर्ट। तो डिपेंड करता है कि कैसा ऑपरेशन है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब अगर आप लोग को जाना है तो जा सकते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।